प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? बहुत ही शानदार चल रही है। आइए बच्चों, नीट 2025 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका हम सोल्व करते हैं। मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर यानी यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चंस हैं। आइए दोस्तों इनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ए बैलून इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन कैपिटल एस एंड इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर गैस इज फिल्ड इन इट हैज स्मॉल एरिया ए। यानी हमारे पास एक बैलून है और वो बैलून बच्चों, वो बैलून जिसका एरिया ये वाला एरिया, ये दे रखा है एरिया ए, और ये जो मटेरियल बना हुआ है उसका जो सरफेस टेंशन है मींस फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज दे रखा है एस। अब देखो दोस्तों ये क्या कह रहा है, इट इज फिल्ड विथ ए गैस ऑफ डेंसिटी रो। इसके अंदर एक गैस फिल की हुई है और वो जो गैस फिल की हुई है दोस्तों, उस गैस की जो डेंसिटी है वो रो दे रखी है एंड टेक्स ए स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर। यानी ये एक स्फेरिकल शेप में है और इसकी जो रेडियस है दोस्तों वो स्मॉल आर है। ठीक है। व्हेन द गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट ऑफ इट, यानी गैस कहां से बाहर आएगी? इस एरिया से आउटवर्ड, इससे बाहर की ओर निकलेगी। तो क्या होगा? कह रहा है इट्स रेडियस चेंजेस फ्रॉम कैपिटल आर टू जीरो। यानी इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर से जीरो की ओर होती है, यानी ये रिड्यूस होती जाती है कैपिटल आर से जीरो की ओर। अंत में क्या हो जाता है? सारी की सारी गैस बाहर निकल जाती है। कहता है इन टाइम कैपिटल टी, यानी इस गैस को सीधी सीधी तौर पे ये कहा जाए कि ये अंदर, इसके अंदर जो एयर भरी हुई है वो एयर को बाहर निकलने के लिए कितना टाइम लगता है प्यारे बच्चों? कैपिटल टी लगता है। और वो जो गैस बाहर निकलती है उसकी जो स्पीड है वो वी आर दे रखी है, और वो जो गैस है वो किस प्रकार डिपेंड करती है, यानी जो उसकी रेडियस है वो किस प्रकार डिपेंड करती है? आर टू पावर अल्फा पर डिपेंड करती है। यानी जो इसकी रेडियस है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? श्रिंक होती जाती है। सारी की सारी गैस उस बैलून से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के लिए जो एरिया है वो कैपिटल ए रखा है, और उसकी जो डिपेंडेंसी है वो जो टाइम, जितने टाइम में वो गैस उससे बाहर निकलती है वो टाइम इस प्रकार डिपेंडेंट है। यानी कहने का मतलब आपको यदि ये समझ में नहीं भी आए, यदि आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आइए दोस्तों इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी जो टाइम टी है वो सरफेस टेंशन की पावर अल्फा के प्रोपोर्शनल, उसका जो एरिया है उस एरिया के पावर बीटा के भी प्रोपोर्शनल, इसके अंदर भरी हुई जो गैस है उसकी जो मास डेंसिटी है उसके पावर गामा के भी प्रोपोर्शनल, और ये जो टाइम है ये इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर उसकी पावर डेल्टा के भी क्या है दोस्तों? प्रोपोर्शनल है। मींस यदि हम चारों क्वांटिटीज को एक साथ लिखना चाहे तो ये रिलेशन ये दे रखा है, गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए बेटे इस अल्फा का मान कितना होगा, बीटा का मान कितना होगा, गामा का मान कितना होगा और डेल्टा का मान कितना होगा। बच्चों हमने डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ी थी। ये डायमेंशनल इक्वेशन हमारे क्या काम आती है आप सभी ने अच्छे से जाना भी था। पहले चैप्टर में हमने अच्छे से जाना भी था कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन क्या कहती है। यदि दो फॉर्मूले के अंदर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही है मींस दोनों की डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? सेम। तो वो तो यहाँ पर नहीं लगने वाला, होमोजेनिटी तो यहाँ पर नहीं लगने वाला, बट यहाँ पर होमोजेनिटी इस प्रकार बराबर में तो लग सकता है। भाई प्रोपोर्शनल सिंबल यहां से हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आएगा तो यानी एलएचएस का जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो आरएचएस का डायमेंशनल इक्वेशन होगा डेफिनेटली। ये तो कह सकते हैं ना, यहाँ पे तो लगेगा, तो यहाँ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन लगाएंगे। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि ये डायमेंशनल इक्वेशन काम क्या आती है, यानी इनकी हेल्प से हम कोई भी जो फॉर्मूला है फिजिकल क्वांटिटी का उस फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं। यानी हमारे पास जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उनका जो रिलेशन है किनसे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, वो हम इजीली इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से। तो कहने का मतलब कोई फॉर्मूला सही है या नहीं है उसकी जांच कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है उसको भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो क्या हम देखो बच्चे, यानी यहाँ पर आप डायमेंशनल इक्वेशन इन दोनों की एलएचएस और आरएचएस होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन लगाओगे तो एलएचएस में टाइम है, वो टाइम की डायमेंशनल इक्वेशन, टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? m0 l0 t⁻⁴ और इधर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट लेंथ।
फोर्स पर यूनिट लेंथ की डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, फोर्स की होती है m1 L1 T - 2, L से डिवाइड करते ही L L कैंसिल हो जाएगा, m1 T2 - 2, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, अल्फा। सेकेंड एरिया, एरिया क्या होता है, यानी लेंथ 2 बार आती है तो लेंथ की पावर 2 और उसकी पावर बीटा। मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास का मास टू पावर 1, डेंसिटी क्या होता है L क्यूब, सॉरी वॉल्यूम L टू पावर 3, L टू पावर 3 ऊपर चला जाएगा, यानी रो इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बच्चों, m अपॉन वॉल्यूम यानी मास अपॉन L टू पावर 3, L टू पावर 3 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा m टू पावर 1 L टू पावर -3, इसकी पावर क्या आ जाएगी गामा। आर रेडियस, रेडियस किस में मेजर की जाएगी, लेंथ में, तो ये लेंथ यानी मीटर, लेंथ की जगह L आ जाएगा, इसकी पावर डेल्टा आ जाएगा। दोस्तों दोनों तरफ हम कंपेयर करें, इधर भी m है, इधर भी m है, इधर भी L है, इधर भी L है, इधर भी T है, इधर भी T है, दोस्तों दोनों को कंपेयर कीजिए। बाई कंपेयरिंग हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाती है, यानी इधर m टू पावर कितना है 0, पावर को कंपेयर कीजिए, यहाँ m टू पावर कितना है अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करें अल्फा, यहाँ कोई m है क्या, इसमें नहीं है, इसमें है क्या, कितना है गामा। तो बच्चों यहाँ पर केवल m दो जगह है और दोनों की पावर को हमने ऐड किया, इधर से कंपेयर किया, कितना आया 0, इसको मैंने इस गामा को उधर ले गया, तो गामा को उधर ले जाते ये क्या बन गया अल्फा इक्वल टू माइनस गामा, एक इक्वेशन बन गई। ऐसे L टू पावर 0 है, यहाँ L टू पावर है क्या, नहीं है, यहाँ L टू पावर 2 बीटा, यहाँ टू पावर -3 गामा, यहाँ टू पावर डेल्टा, 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा, क्लियर है। दोनों को क्या कर दिया, तीनों को ऐड कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वेशन 2 बना दी। ऐसे ही अब t वाला कंपैरिजन करते हैं, t का क्या वैल्यू 1, इधर की t है क्या -2 अल्फा, इधर t है क्या, यहाँ t है क्या, यहाँ कहीं नहीं है, -2 अल्फा इक्वल टू 1, मींस यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है, अल्फा इक्वल टू -1/2। बच्चों यही तो समझने वाली बात है, यदि आपको इतना नॉलेज है आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे कि अल्फा इज इक्वल टू -1/2, बताइए आपके पास इतने चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, अल्फा इज इक्वल टू -1/2 कहां पर है, केवल और केवल ये एक ये दो जगह दे रखा है, सॉरी ये तो ए है, अल्फा बताइए कहां कहां है, अल्फा इज इक्वल टू -1/2 केवल ये वाला ही है बच्चों, तो बताइए ये आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिर भी कोई बच्चा यदि इसको और आगे वेरीफाई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। आपके पास 3 वेरिएबल की एक इक्वेशन है, मींस हमें 3 इक्वेशन की जरूरत है, और यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, यहाँ अल्फा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, गामा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, बताओ गामा की वैल्यू 1/2 है, कहने का मतलब ये इक्वेशन सही है। फिर लास्ट का पोर्शन, यहाँ पर आपको थोड़ा सा यानी 10th की मैथमेटिक्स को यूटिलाइज करना है। आपने 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, किस तरह से उनमें वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं वो आपने चेक किया था। यानी यहाँ पर मेरे पास 3 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन है, मुझे अल्फा बीटा भी चाहिए, गामा भी चाहिए, डेल्टा भी चाहिए, पर न तो मुझे बीटा मालूम है न मुझे डेल्टा मालूम है, गामा की वैल्यू मुझे मालूम है, गामा मैंने पुट कर दिया, परंतु बीटा और डेल्टा के लिए एक इक्वेशन और चाहिए क्योंकि 2 वेरिएबल इक्वेशन है। और जब भी ध्यान रखना बच्चों, जितने वेरिएबल की इक्वेशन होगी तो उसको सोल्व करने के लिए उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल की इक्वेशन, तो एक इक्वेशन और चाहिए जिसमें बीटा और डेल्टा हो, तभी हम इसको सब्स्टिट्यूट करके और हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको कोई इक्वेशन नहीं दी हुई है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर एक तरीका है। तरीका ये है कि एक वेरिएबल को एज्यूम कर लो, तो एक वेरिएबल को एज्यूम किसी को भी कर लो, बीटा को एज्यूम कर लो या डेल्टा को एज्यूम कर लो, अपने को तो मैच करना है। बीटा को सपोज -1 ले लिया तो डेल्टा बच्चों कितना आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करने पर डेल्टा आ जाएगा 7/2, मींस अपना ये आंसर एकदम परफेक्ट है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहा गया है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है P और वो 4 ऑब्जर्वेशंस A B C D से इस प्रकार रिलेटेड है, यानी P जो है A⁻3 B⁻2 डिवाइडेड बाई C⁻1 D√D के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इस तरह से हमको रिलेशन दे रखा है। दोस्तों आपको क्या कह रखा है कि परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ABCD आर 1%, 3%, 2%, 4%। कैसे लिखेंगे, मीन्स ए में परसेंटेज एरर कितना लिखा जाएगा
डेल्टा ए अपॉन ए परसेंटेज एरर कितना दे रखा है 1%, डेल्टा बी अपॉन बी कितना दे रखा है बच्चों 3%, डेल्टा सी अपॉन सी कितना दे रखा है बच्चों 2%। इसी प्रकार डेल डी अपॉन डी कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 4%। आपसे क्या पूछा गया है कि परसेंटेज एरर फाइंड आउट कीजिए किसमें, पी के अंदर। तो आपको बच्चों मालूम है पी में जो परसेंटेज एरर होगी वो कितनी होगी, डेल पी अपॉन पी। और ध्यान रखिएगा चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हो, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी आपस में डिवाइड हो रही हो, हमेशा परसेंटेज एरर को, मैक्सिमम परसेंटेज एरर को आपस में ऐड किया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे मल्टीप्लाई हो रही हो चाहे डिवाइड हो रही हो, उनका परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होती है। तो बच्चों परसेंटेज एरर यानी यहाँ पी की परसेंटेज एरर निकालेंगे और उसकी जो पावर है उसको हम आगे ले आते हैं। इतना ध्यान है ना आपको, पावर को तो आगे ले जाते हैं और उसको आपस में ऐड करते जाते हैं। मीन्स डेल ए अपॉन ए परसेंटेज प्लस 2 डेल बी अपॉन बी, पावर को आगे लिखते जाओ, प्लस डेल सी अपॉन सी प्लस अंडर रूट का मतलब पावर कितनी है, हाफ है बच्चों। अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है, कोई भी वैल्यू है तो ये पावर कितना है, हाफ। तो हाफ आगे आ गया और डेल डी अपॉन डी। इन सभी की परसेंटेज एरर यहाँ पर आपको पुट कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों 3 इंटू ए में परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है 1, प्लस 2 इंटू बी में परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है 3%, सी में कितनी दे रखी है बच्चों 2%, और डी में कितना दे रखा है मेरे लाडलों 4%। इसको सोल्व कर सकते हो, 2 से 2 गया, ये कितना आ जाएगा 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13%। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। यानी ये कितना है बच्चों 13% एरर आ जाएगी किसमें, डेल पी। यानी जो पी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें 4 फिजिकल क्वांटिटीज का एक तरह से कलेक्शन है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट पावर्स के टर्म्स में उसका एक फिजिकल रिलेशन दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। उस फॉर्मूले की मदद से हम जो मैक्सिमम एरर है उस पी के अंदर वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इससे ज़्यादा परसेंटेज एरर नहीं हो सकती। ये इसके अंदर 13% मैक्सिमम परसेंटेज एरर आई है। इसी प्रकार आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे लाडलों, कंसिडर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है मेरे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का क्या दे रखा है, डायामीटर। ठीक है, डायामीटर स्फेरिकल, कंसिडर द डायामीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स। बच्चों वर्नियर कैलिपर्स, इंस्ट्रूमेंट को कभी मत भूलना, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, ये आपको सब आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप आगे की फिजिक्स की बात करो, जैसे जैसे हायर स्टडीज के अंदर जाओगे तो इंस्ट्रूमेंट तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आपके लाइफ में तो ये सब इनसे तो सामना आपको करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हमारे पास स्मॉल जो वैल्यूज होती है उनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स होता है। इससे आगे जाते हैं, इससे आगे स्क्रू गेज आ जाता है, उसमें 3 डेसिमल पॉइंट तक चले जाते हैं सेंटीमीटर में। और ऐसे ही माइक्रो में जाएंगे तो वहाँ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, और नैनो में जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, जिसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। तो बच्चों आपके सिलेबस में है वर्नियर कैलिपर्स। यानी वर्नियर नाम के साइंटिस्ट ने ये एक इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और उस इंस्ट्रूमेंट में यानी स्मॉल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए उसने 2 स्केल लिए। एक नॉर्मली जो स्केल लेते हो, जिस स्केल से आप लाइन ड्रॉ करते हो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए जो स्केल यूज करते हो उसके अंदर सेंटीमीटर दे रखा होता है, दूसरी तरफ इंच दे रखा होता है। यानी तो सेंटीमीटर में यदि हम फाइंड आउट करना चाहें कि ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, इनके बीच का जो वैल्यू है बच्चों, ये इतनी डिस्टेंस किसके बराबर होती है, 1 mm के इक्वल होती है। आपको सभी को मालूम है। यानी ये 1 सेंटीमीटर के हमने 10 पार्ट्स किए, 10 पार्ट्स किए तो 1 पार्ट जितना जो डिस्टेंस है वो हमेशा 1 mm के इक्वल है। अब आपको यदि फाइंड आउट करना है 2.2 सेंटीमीटर, तो आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0 से शुरू करोगे और 2 के आगे
2 पार्ट्स को काउंट कर लोगे वो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही बच्चों अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वर्नियर ने क्या किया, इस डिस्टेंस को और कम कर दिया। यदि इसको मैं जूम करना चाहूं मेरे लाडलो, क्या हो जाएगा ये, यदि एक छोटी सी डिस्टेंस इसको मैंने जूम किया, ठीक है, हालांकि यहाँ पर जूम नहीं किया गया, यहाँ एक तरीका निकाला गया है, जुगाड़ निकाला गया है कि इस डिस्टेंस को ही इतनी ही रखते हुए इसको हम और 10 पार्ट्स में किस प्रकार डिवाइड करें, ये वर्नियर की बहुत बड़ी देन है। हालांकि माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, उसको जूम कर लेते हैं, है ना। तो मैं ये मान लूं कि सपोज ये इसको मैंने जूम किया इतने पार्ट्स को, इतनी डिस्टेंस मेरे बच्चों कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, या मैं इसको या बोलूं 1 mm, ठीक है। अब इसको मैंने जूम किया, इसको मैंने फिर और पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की। ये कह रहा है कितने पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की आपने, यानी ये 9 mm तक किसके इक्वल है, 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स यानी सॉरी 9 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इस तरह से। अब ये पूरी 1 mm को पार्ट को डिवाइड नहीं कर रखा है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो आपने प्रैक्टिकल किया है 11th क्लास में, जो प्रैक्टिकल किया है बच्चों, अब वो डायरेक्ट नहीं है, इसको थोड़ा सा घुमाया गया है। वर्नियर कैलिपर्स जरूरी नहीं 1 सेंटीमीटर को ही 10 पार्ट्स में डिवाइड करे। अब देखो 1 सेंटीमीटर को ही इतने पार्ट्स में नहीं ले, देखो इसने क्या लिया है, 9 mm के इक्वल डिस्टेंस ले लिया है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल नहीं है, यानी यहाँ 9 mm के इक्वल ले लिया है। अब आपको लिस्ट काउंट करने में थोड़ा सा जोर आएगा। पहले क्या करते थे, पहले सिर्फ ये करते थे, इतने वाली जो डिस्टेंस थी इसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, हमारे पास लिस्ट काउंट आ जाता था 0.01 सेंटीमीटर। बेटा अब वैसे नहीं आने वाला है, डायरेक्ट डिवाइड करके आप इसको नहीं ला सकते हो। तो अब लाने का अंदाज क्या होगा, तरीका क्या होगा, पहले आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों क्या कह रहा है कि सपोज इट्स वर्नियर स्केल 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है ये वाले, और ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ये बच्चों किसके इक्वल है, आर इक्वल टू द 9 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन जैसे मैंने आपके अभी सामने बनाया था, 1 सेंटीमीटर में कितने लाइंस होते हैं, बीच में कितने इस पार्ट्स होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो वो 10 इक्वल पार्ट्स क्या कहलाएंगे, मेन स्केल डिवीजन कहलाएंगे बच्चों। और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, ये आपको यहाँ पर देख भी रखा है, द लिस्ट डिवीजन इन द मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एट x इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त, इसका जीरो और इसको जीरो यहाँ पर तो मैच कर रहा है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, पर यहाँ वाले इंस्ट्रूमेंट में जिससे ये मेजर करना चाह रहा वो मैच नहीं कर रहा। मीन्स ये जीरो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्टेड है। कितना शिफ्टेड है 0.1 सेंटीमीटर। मीन्स वो हमेशा आपको एरर बताएगा। वो क्या बताएगा दोस्त, हमेशा एरर बताएगा। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो और आप वहां पर कहो कि मुझे 1 किलो चीनी देना, तो उस वेइंग मशीन में पहले से ही सपोज 100 ग्राम आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, अब मुझे 1 kg चीनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे आप 1100 ग्राम लेके आओगे आप, यानी 1 किलो 100 ग्राम चीनी लेकर आओगे कि 100 ग्राम तो पहले से ही आ रहा है उसके अंदर, तो उस 100 ग्राम को हम क्या मानेंगे, एरर मानेंगे। तो यहाँ पर भी 0.1 सेंटीमीटर तो मेजरमेंट करने से पहले ही आ रहा है। मीन्स इसका जो 0 पॉइंट एरर है मेरे प्यारे दोस्त, वो कितना है 0 पॉइंट एरर, वो है 0.1 सेंटीमीटर। इसको भूलना नहीं है, इसको लास्ट में माइनस करना है अपने को। जैसे वहां पर हम करते हैं ना 100 जैसे ग्राम है, तो उस 100 ग्राम को उसके अंदर इंक्लूड करके मेजर करना है, यानी उसको हमें माइनस करना है, तभी हमारे पास ये सही मेजरमेंट आएगा। तो कह रहा है 0.1 सेंटीमीटर एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर, जिसको हमने यहाँ कंसिडर कर लिया है। वेयर द जो ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, यानी वर्नियर कैलिपर्स के जो है वो आपस में सटे हुए हैं। इफ द मेन स्केल रीडिंग फॉर द डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, यानी इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है मेरे दोस्त 5 सेंटीमीटर। किससे मेजर किया गया है, मेन स्केल से मेजर किया गया है। पर अब हम इसके 1 डेसिमल और आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी इस वर्नियर कैलिपर्स की भी मदद लेना चाहते हैं, डेसिमल के 1 पॉइंट आगे और जाना चाहते हैं। किस प्रकार जाएंगे देखो, एंड द नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 8, यानी इसमें जो ये डिविजन्स हैं, यानी जीरो तो ये 0 से 0 तो मैच नहीं कर रहा, 0.1 पर मैच कर रहा है, पर 0.1 को हम क्या मान के चल रहे हैं, 0 मान के चल रहे हैं।
अब इसके आगे जो हमारा प्रोसीजर है वर्नियर कैलिपर्स का, उसको हम हेल्प यूज कर रहे हैं। यानी अब इससे आगे कितने डिवीजन आ रहे हैं? 8 डिवीजन आ रहे हैं। 8 डिवीजन पर इसकी रीडिंग आ रही है, मींस 5 सेंटीमीटर से आगे अब और आगे कितनी रीडिंग आ रही है उसको हम चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, 8 डिवीजन वर्नियर स्केल पर आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इसका लिस्ट काउंट कितना होगा। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? मेन स्केल का लिस्ट काउंट, मेन स्केल लिस्ट काउंट माइनस वर्नियर स्केल लिस्ट काउंट। यदि ये पार्ट्स जो है ये 10 पार्ट्स होते, ये इसके इक्वल हो जाता, 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाता, तब तो हम कह देते डायरेक्ट उसमें क्या करते, 1 को 10 से डिवाइड कर देते सिंपली। पर अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल नहीं आ रहा, 1 सेंटीमीटर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब बताइए दोस्तों, मेन स्केल में कितना दे रखा है? टोटल दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर के कितने पार्ट्स कर रखे हैं? 10, 1/10 किस में आएगा? ये mm में आएगा, सॉरी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा बच्चों? सेंटीमीटर में आएगा। माइनस वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल में बताओ कितना दे रखा है? वर्नियर स्केल में मेरे पास 9, इसके सेंटीमीटर वाले के तो 9 है, और इसके कितने नीचे वाले के? 9 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो इसको बताइए ये कितना हो जाएगा? 1/10, ये तो हो जाएगा 0.1, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया कितना? 0.01, सॉरी 0.1 माइनस 0.09। ठीक है, ये mm में है ना? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों? इसको मैं बोल दूंगा, सॉरी ये सेंटीमीटर में बोलेंगे तो हम ऐसे बोल देंगे, ये सेंटीमीटर में पूरा। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 mm माइनस 0.9 mm। इसको यदि सोल्व करोगे तो ये बच्चों कितना आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा 0.1 mm। मीन्स इसका जो लिस्ट काउंट है बच्चों वो कितना आया है? लिस्ट काउंट कितना आया है? लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल वो बच्चों कितना आया है? 0.01 सेंटीमीटर, या इसको मैं ऐसे बोलूं 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें कितना दे रखा है? नंबर ऑफ डिविजन्स कितने दे रखे हैं? 8। यानी इसका जो रीडिंग है, वर्नियर स्केल रीडिंग मेरे प्यारे दोस्त कितना है? 0.1 इंटू कितना है? 8, यानी 0.8 mm। 0.8 mm किसकी रीडिंग आई? वर्नियर स्केल की। मेन स्केल की रीडिंग कितनी बता रखी है? 5 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस, टोटल कितनी आ जाएगी? तो टोटल कितनी आ जाएगी दोस्त? टोटल डायामीटर कितना है? 5 प्लस 0.8, 5 सेंटीमीटर है और 0.8 mm है, तो इसको मैं आगे थोड़ा सा 0.08 बना देता हूं, तो ये सेंटीमीटर में 0.08। ठीक है, अब ये टोटल कितनी आ गई दोस्त? 5.08 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5.08 सेंटीमीटर आ गई। अब आप एरर को माइनस करो, नहीं तो ये आंसर अपना गलत होगा। तो एरर को माइनस करने पर दोस्त कितना आ जाएगा? 5.08। इसके अंदर इंक्लूड है हमारी एरर। एरर कितनी है बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर जो है इसको क्या कर देंगे? माइनस 0.1 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, तो ये प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा? 4.98 सेंटीमीटर। ये रहा मेरा आंसर, 4.98 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। आपको मिलीमीटर से थोड़ा सा परहेज है, तो आप इसको सेंटीमीटर में लेके चले, सेंटीमीटर में आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये मिलीमीटर में है, यानी इसको 100 से डिवाइड कर लो एक तरह से, और ये यहाँ आ जाएगा अपना, ये मिलीमीटर में है, तो इसको 0.1 कर लो और इसको 0.09 कर लो, या 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से मिस्टेक हो जाएगी सेंटीमीटर।
इस तरह से बच्चों हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी सबसे पहले 0 पॉइंट एरर को उसको आप लिख लेना अलग से ही, फिर उसके बाद में वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट फाइंड आउट करो और उसके डिविजन्स को उससे मल्टीप्लाई कर देना। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, मेन स्केल का लिस्ट काउंट माइनस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट। मेन स्केल का लिस्ट काउंट क्या है 1 सेंटीमीटर अपॉन 10। मेन स्केल वर्नियर स्केल क्या है, वर्नियर स्केल क्या करता है 9 अपॉन 9 डिविजन है ना इसके अंदर, इसके जो सेंटीमीटर वाले के 9 डिविजन है, 9 mm बोल सकते हो आप, है ना, 1 mm 2 mm 3 mm 9 mm। 9 mm को किस में डिवाइड कर रहा है, ये 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 0.09। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.1 माइनस 0.09, यानी ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1.1 माइनस 0.09 और ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये यहाँ आप कह सकते हो 0.9 mm है, ये है ना, ये mm है बच्चों। 0.9 mm को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, समझ गए आप, वर्नियर स्केल का वहां से ही लिस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और है आपके सामने। ये नीट 2024 के अंदर पूछा गया था, ये इससे पहले वाले सारे के सारे 2025 के क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं लेके आया था। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं, और इसमें पूछा गया है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड एज 200 प्लस, यानी V दे रखा है 200 प्लस माइनस 4 वोल्ट। करंट दे रखी है बच्चों, करंट दे रखी है 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। कहता है द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू क्या होगी, यानी इस R के अंदर क्या क्या होना चाहिए, इसकी रियल वैल्यू प्लस माइनस इसके साथ इसकी एब्सोल्यूट एरर, ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। यानी डेल्टा आर भी चाहिए, आर भी चाहिए। सबसे पहले तो आर निकाल लो जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए। यानी वोल्टेज की रियल वैल्यू कितनी है 200, करंट की रियल वैल्यू कितनी है 20 एम्पियर। ठीक है, तो सबसे पहले आर इक्वल टू वी इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, आई आर। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आई। तो रियल वैल्यू के लिए वी कितना दे रखा है 200, आई कितना दे रखा है 20, ये कट गया, कितना आ गया दोस्त 10 ओम। 10 ओम आ गया, 10 ओम तो सब में है। यदि इसमें एक में 10 ओम दे देते बाकी में नहीं होता तो हम सबसे पहले क्या आंसर लगाते, 10 ओम वाले को आंसर लगा देते, पर ये बात तो नहीं है। तो इसको मैंने क्या कर लिया, ये तो फिक्स है, आर की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, डेल आर चाहिए। तो डेल आर के लिए मेरे प्यारे दोस्त हम क्या जानते हैं, यहाँ पर रिलेटिव एरर पहले निकालेंगे, डायरेक्ट हम एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात है। तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर निकालेंगे तो रिलेटिव एरर क्या होगी, अभी बात करके हम ऐसा न्यूमेरिकल करके आए, यानी चाहे वो डिवाइड हो रही हो चाहे मल्टीप्लाई हो रही हो, प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेटिव एरर आएगा वो आपस में ऐड कर दो, वो मैक्सिमम एरर को डिफाइन करेगा। तो बताइए आर में क्या क्या है, वी है, तो वी का रिलेटिव एरर, वी का रिलेटिव एरर प्लस आई का डेल आई अपॉन आई, और इनको क्या लगा देना प्लस माइनस, प्लस में मैक्सिमम माइनस में मैक्सिमम, वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी। बताइए बच्चों डेल वी कितना दे रखा है 4, वी कितना दे रखा है 200 प्लस डेल आई कितना दे रखा है 0.2, आई कितना दे रखा है 20, इनको क्या कर देना प्लस माइनस कर देना, ये 50 ये 100, ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस, इसमें एलसीएम लोगे 3/100 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। इस तरह से हम कह सकते हैं डेल आर अपॉन आर आ गया, पर मुझे चाहिए क्या डेल आर चाहिए, क्योंकि आर तो मैंने पहले से निकाल लिया। तो दोस्त यहाँ से आर क्या आ जाएगा, डेल आर क्या आ जाएगा दोस्त, ये डेल आर इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं 3/100 इंटू ये प्लस माइनस, यहाँ क्या है आर, आर की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, आर की वैल्यू आई है 3/100 इंटू आर कितना है 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, यानी ये प्लस माइनस 0.3 ओम आ गया। बताइए दोस्त 10 प्लस माइनस 0.3 ओम कौन सा आंसर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से बच्चों जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको हमने करने की कोशिश की। इसी प्रकार हम और चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी आपके सामने मैं लेके आऊंगा। जरूरी नहीं ये नीट के अंदर ही ये क्वेश्चंस पूछे जाए, ये IIT मेंस के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, जेई जो मेन है उसके अंदर भी पूछे जा सकते हैं, एडवांस के लेवल के तो नहीं, कि एडवांस में तो और भी अच्छा लेवल आता है बच्चों,
तो एडवांस के लेवल की तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम कोशिश ये करें कि नीट के क्वेश्चंस को सोल्व कर लें, साथ ही साथ हम जेई मेंस के क्वेश्चन भी सोल्व कर लें। इनका लेवल थोड़ा अच्छा आता है, ज़्यादा हाई फाई नहीं आता है, नॉर्मल लेवल आता है, तो इनको सोल्व कर लें। साथ ही साथ यदि कोई बच्चा वो सुन रहा है जिनके साइंस आती है, फिजिक्स आती है और वो डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके भी बहुत काम में आने वाला है। जैसे मैं कहूँ कि टीचर की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो बच्चों टीचर के लिए भी बहुत काम के हैं। नीट के क्वेश्चंस तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उनके भी बहुत सारे काम के आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपके सामने इससे बेहतर कलेक्शंस, सबसे पहला मेरा मोटिव ये रहेगा, PYQs को सोल्व करो। हमेशा बच्चों, कभी भी आपको सफल होना है, कभी भी किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व कर लो। गारंटी है आप उस एग्जाम में असफल नहीं होंगे। उसको अच्छे से कर लो। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप PYQs कितनी सालों के कर पाते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल। यदि आप 20 साल के कर लो तो आपको डेफिनेटली उस एग्जाम में आपको सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ये पक्की बात है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप आए, आपका प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। जय हिंद, शुक्रिया।